हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो आ जाओ भाई सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। दोपहर के 12 बज चुके हैं और क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग आ जाएंगे और सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे ताकि सभी को पता चल सके कि आपकी क्लास स्टार्ट है। ठीक है, सभी लोगों को शेयर कर दो, सभी दोस्तों को बता दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। सभी लोग कंफर्म करेंगे, एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है। सभी लोग बता दीजिए भाई, बताएं सभी लोग। फिर आज हम करने वाले हैं भारतीय समाज के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, है ना। यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, लगभग 4 से 5 प्रश्न इस क्लास से आपके आ सकते हैं। तो सभी लोग आएंगे भैया और जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशन देखते हैं। दिया गया है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। ये बात बिल्कुल सही है और सभी लोग अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो, भरोसा रखो कि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, माँ बाप का सपना साकार करो, अच्छे से पढ़ाई करो। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न, इसके पहले के कुछ प्रश्न हमने कर लिए थे, तो यहाँ से हम देखते हैं प्रश्न नंबर 115। यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है, ड्यूबी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। अगर आपसे इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आप करेंगे कि ड्यूबी की शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया मानता है। कैसी प्रक्रिया मानता है? सामाजिक प्रक्रिया को मानता है। ठीक है। दूसरी देखते हैं, बालक की शिक्षा हेतु विद्यालय आवश्यक होता है, ड्यूबी इसे सामाजिक वातावरण कहते हैं। क्या कहता है? ड्यूबी इसको क्या कहता है? सामाजिक वातावरण कहता है। सभी लोग याद रखना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस तरीके से आपको प्रश्न को लिखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 116, शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है, इस संबंध में ड्यूबी के विचार लिखिए। ठीक है, क्या पूछा गया है कि शिक्षा का एक जो उद्देश्य है वातावरण के साथ अनुकूलन करना है। ठीक है, इस पर, इस संबंध पर ड्यूबी के विचार जानने हैं, वो विचार जानना चाहता है। तो आपको लिखना है, शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निरंतर प्रक्रिया है, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, इस तरीके से आपको प्रश्न कर देने हैं। आगे देखते हैं, अगला देख लेते हैं, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का जो प्रथम उद्देश्य है, यहाँ पर देखते हैं, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन करना है। क्या है? यहाँ से याद करना, प्रथम उद्देश्य उसका है शरीर और आत्मा को बंधन करना। इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। कैसा वातावरण हो? समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। सभी लोग याद रखें। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। और प्रश्न नंबर 18 में दिया गया है, कहा गया है, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है? उत्तर यहाँ पर दिया गया, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है व्यक्ति को ऐसा बनाना कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। कैसी? सबकी एकता पहचान सके। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ ले, है ना। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन को कब प्रारंभ किया था? ये पूछा जाएगा। तो फ्रोबेल ने किंडरगार्टन को प्रारंभ किया था 1805 में। कब किया गया था? देखिए, फ्रोबेल ने वर्ष 1805 में शिक्षण कार्य आरंभ किया। ठीक है, 1839 में उसने विद्यालय खोला जिसका नाम क्या रखा? बलोधान। क्या रखा? बलोधान अथवा किंडरगार्टन रखा गया। वह कहता है
कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? जीवित रहना चाहिए। जीवित का मतलब ऐसा होता है जैसे कि आप एक पौधा हो, पौधा के लिए सिंचित कौन करता है? माली करता है ना। तो उसने किंडरगार्टन पद्धति में माली और पौधे के बारे में क्या बताया है? शिक्षक एक पौधे की माली की तरह हो और जो बालक है वो क्या हो? एक पौधे की तरह। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 120 देखते हैं। इसमें कहा गया है फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य क्या होंगे? फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियाँ, ठीक है, मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, ना कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। उनका कहना ये है फ्रोबेल का कि उसमें जो भी शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि मनुष्य के अंदर जो भी निहित शक्तियाँ हैं ना, उनका विकास किया जाए, निरंतर विकास होता रहे। ठीक है, ना कि उनको ज्ञान मिले, ज्ञान प्रदान किया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मांटेसरी पद्धति का सिद्धांत पूछा गया है। मांटेसरी पद्धति का सिद्धांत क्या है? तो देख लेते हैं। मांटेसरी का कथन है बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को ना हमें कुरूप बनाना चाहिए और ना ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार विकास हो। ठीक है, उनका मानना ये है कि जो बालक है वो एक शरीर है और आत्मा जो है वो एक विकसित है, और इन दोनों स्वरूपों को हमें क्या करना चाहिए? ना तो क्रूप बना सकते हैं, ना ही उनको हम दबा सकते हैं। बस केवल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि उस किसी शक्ति के द्वारा किया जाए, क्रम के अनुसार इसका विकास किया जाए, आगे की तरफ बढ़ाया जाए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 122। यहाँ पर कुछ वन लाइनर प्रश्न है ना। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 122 यहाँ पर देखते हैं आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियाँ हैं, ये पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियाँ हैं ये बताना है। तो आपकी 8 विधियाँ हैं, बस इतना बताना है। आदर्शवादी शिक्षा की 8 विधियाँ। अगला प्रश्न पूछा अगर प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है। अगर आधार पूछे तो यहाँ पर देखेंगे प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार मूल प्रवृत्तियाँ हैं। कौन है? मूल प्रवृत्तियाँ हैं, सभी लोग याद रखेंगे। प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया है? तो प्रकृतिवाद ने जो सीखने की विधि को जन्म दिया है वो दिया है ह्यूरिस्टिक विधि को। ठीक है, किसको दिया है? ह्यूरिस्टिक विधि को दिया है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 125 दिया गया है प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसने आवश्यक माना है, बताइए। तो यहाँ पर देखते हैं प्रकृतिवाद ने ज्ञान के लिए इंद्रियों को आवश्यक माना है। किसको आवश्यक माना है? इंद्रियों को आवश्यक माना है। सभी लोग इस चीज़ को नोट करेंगे और सभी लोग लाइक शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए। प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है? तो भैया कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके महत्व को अस्वीकार किया है? तो भैया यहाँ पर उसने आत्मा और परमात्मा के महत्व को अस्वीकार किया है। तो आप लिखेंगे कैसे? प्रकृतिवाद ने आत्मा और परमात्मा के महत्व को अस्वीकार किया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग नोट करेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। और प्रश्न नंबर 27 में क्या दिया गया है इसको देखते हैं। दिया गया है प्रकृतिवाद ने कितने रूप बताए गए? प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे प्रकृतिवाद के 3 रूप बताए गए हैं। कितने रूप हैं? तो सभी लोग याद रखना, 3 रूप बताए गए हैं। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? जो प्रयोजनवाद होता है वो किसे सर्वोच्च स्थान देता है? तो प्रयोजनवादी क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। किसको देता है? प्रयोजनवादी जो क्रिया है। ठीक है, प्रयोजनवादी क्या है?
क्रिया है उसको स्थान ये देता है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न नंबर 129 देख लेते हैं, क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता। जो सत्ता को स्वीकार नहीं करता है वो देखना है। तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। कैसी सत्ता को? ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, सभी लोग याद रखेंगे। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? तो यहाँ पर देखना है, प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उसकी उपयोगिता है। क्या है? उसकी उपयोगिता है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31, यहाँ पर कुछ प्रश्न और दिए गए हैं, तो भाई यहाँ पर देखते हैं। प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? अभी तक तो हमने ये देखा था कि प्रयोजनवाद किसको स्वीकार नहीं करता है, तो अब देख लेते हैं किस पर ज़्यादा फोकस किया है इसने, किस पर बल दिया है। तो प्रयोजनवाद ने प्रजातांत्रिक शासन पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? प्रजातांत्रिक शासन पर बल दिया है, सभी लोग याद रखेंगे। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो सभी लोग याद रखना, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि मतलब जब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सभी लोग याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद या फिर प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपकी प्रयोजनवाद को जाना जाता है। जो प्रयोजनवाद है उसको क्रियावाद भी कहते हैं, व्यवहारवाद भी कहते हैं। आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 134 दिया गया, किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है? बताएं सभी लोग। चलिए, तो किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का प्रभाव मनोवृत्ति है? बताइए। तो जेम्स के अनुसार। ठीक है, जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव मनोवृत्ति है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे अगर पूछा जाए प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी है, तो प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी है? समाज की है मेरे भाई। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे किसकी सत्ता है? समाज की है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप जो हो वो व्यवहारिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 137 देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मॉन्टेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है? तो मॉन्टेसरी ने जो बच्चों की शिक्षा पर बल दिया है वो दिया है मानसिक मंदी बालक, यानी कि जो मानसिक बुद्धि वाले मानसिक बुद्धि के हिसाब से अगर देखा जाए वो जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उन पर ज़्यादा बल दिया है। ठीक है, तो सभी लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। अगला प्रश्न है, जनसंचार से आप क्या समझते हैं? अगर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा कि संचार से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? तो आपको लिखना है, सामान्यतः जनसंचार के साधन से तात्पर्य ऐसे अभिकरण से है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयत्न किया जाए, है ना। जैसी मतलब सूचनाएं होती हैं रेडियो के द्वारा होती हैं, हम स्पष्टीकरण देते हैं, प्रश्न आदि वगैरह पूछते हैं, तो क्या दूर दराज क्षेत्रों के, ठीक है, पहुंचने का प्रयत्न किया जाए, वही होता है जनसंचार। मान लो किसी गांव में क्या है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, किसी गांव में टेलीविज़न की व्यवस्था नहीं हो सकती, भाई लाइट नहीं है टेलीविज़न कैसे चलेगा, या कोई गरीब क्षेत्र है ऐसा, ठीक है, जहाँ पर पर्याप्त साधन नहीं है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर वो बेचारे अपने रेडियो वगैरह चला सकते हैं,
जैसे सूचनाएं सुन सकते हैं, ठीक है, समाचार वगैरह सुन सकते हैं, तो अखबार वगैरह मंगा सकते हैं। तो ये सब क्या है, सूचना जनसंचार के साधन हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 139 दिया गया है, इसको देख लेते हैं। सबको दिखाई दे रहा है, बताएं एक बार, सभी लोग लाइक शेयर भी करो भाई, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। उत्तर दिया गया गिलिन और गिलिन का अभिमत है। किसका, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए तो आप गिलिन और गिलिन का मत दे सकते हैं। क्या है, सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन जो है वो जीवन की मानी हुई रीतियों में, यानी कि जो रीति रिवाज चलते हैं पहले का, रहन सहन, रीति रिवाज, पहनावा, ये सारे बदलाव को क्या कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन। चाहे यह बदलाव भौतिक दशाएं अथवा सांस्कृतिक साधनों अथवा जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार में अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए हों। उनका कहना ये है कि मतलब समाज में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि जीवन में जो भी रीतियां हैं, जो भी बदलाव हो रहे हैं, वो हमारे एक सामाजिक जीवन के अंतर्गत आते हैं। उनका ऐसा मानना है, चाहे वो कोई भी दशाओं में हो, भौतिक दशाएं हों, सांस्कृत हों, जनसंख्या की दृष्टि में हों, सिद्धांतों में हों, या फिर कोई भी समुद्र के अंदर ही आविष्कार क्यों ना किया जाए, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। सभी लोग याद रखेंगे किसने कहा है, गिलिन और गिलिन का अभिमत है, ऐसा सभी लोग याद रखें। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 140 दिया गया है, विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो परिभाषा आप कैसे देंगे, विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। कैसा साधन है, चरित्र का सुधार करने का साधन है, ठीक है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में हो या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों एवं आदर्शों पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। आप विद्यालय जाते, कोई भी बालक है विद्यालय जाते हैं, आप पढ़ाने जाते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसको किस दिशा में ले जा रहे हैं, सामाजिक उन्नति की दिशा में ले जा रहे हैं या फिर नहीं ले जा रहे हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपके आदर्श कैसे हैं। जैसी आप शिक्षा देंगे वैसे ही बालक की उन्नति होगी, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यालय और समुदाय में जो के घनिष्ठ संबंध होते हैं, उन पर परिभाषा अगर लिखने को आए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 141 भाई थोड़ा छोटा दिख रहा है, पर कोशिश करना भाई थोड़ी समझने की, ठीक है। दिया गया है, मांटेसरी पद्धति का व्यक्तित्व के विकास में सिद्धांत बताइए। तो उत्तर यहाँ पर दिया गया, मांटेसरी का कथन है क्या, बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए। उनकी अवहेलना अथवा उपेक्षा उचित नहीं है, ठीक है, ना ही अवहेलना की जाए और ना ही उपेक्षा की जाए। बालक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस लगे, है ना। विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 142 देखते हैं, मांटेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है। तो भाई मांटेसरी पद्धति में जब बालक को लिखना सिखाया जाता है तो उससे 3 कार्य करवाए जाते हैं। कौन कौन से 3 कार्य हैं, पहला है लेखनी पकड़ने का अभ्यास, दूसरा है अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराना, तथा तीसरा है अक्षरों का उच्चारण, ठीक है। सबसे पहले हम बच्चों को क्या करते हैं, अब ज़्यादातर मांटेसरी पद्धति ही अपनाई जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा खेल खेल में शिक्षा दी जाती है ना, पीजी चलता है। पहले कहाँ किस में पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, पीजी में जा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि प्ले होता है, प्ले ग्राउंड होता है उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लेखनी की अगर बात करें यहाँ पर, तो लेखनी पकड़ने का यानी कि पेंसिल पकड़ने का, हम लोग नहीं कहते हैं
कि वहाँ क्या होता है, बस जाते हैं, अभी तो पेंसिल पकड़ना सीखेगा किस तरीके से, है ना। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको ए फॉर एप्पल सिखाते हैं, एप्पल दिखाते हैं, फिर कहते हैं ये ए बना है, ए फॉर एप्पल होता है ना। इस तरीके से अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान करवाना तथा अक्षरों का उच्चारण सिखाते हैं, ठीक है। अगले देखते हैं प्रश्न नंबर 143। प्रश्न नंबर 143 में क्या दिया गया है, मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है। तो पढ़ना सिखाया जाता है मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाने हेतु शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है, ठीक है, और श्याम पट पर उसका नाम लिख देती है। फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है। शब्दों का पढ़ना आ जाने के बाद बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है, ठीक है। मान लो टेबल पर उसने क्या किया, एक मतलब एप्पल रखा या पाइन एप्पल रखा, कुछ भी रखा, उसको क्या किया उसने, उसका नाम बोर्ड पर लिख दिया, श्याम पट पे लिख दिया। फिर उसको बार बार पढ़ाया जाएगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। बच्चा रिपीट करेगा तो वो सीख जाएगा। उसके बाद फिर उसी तरीके से सेंटेंस सिखाए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 144 देखते हैं, शिक्षा तथा समाज में संबंध क्या है। तो देखते हैं, व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए, ठीक है। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, ठीक है भाई, उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूर्ण कर सके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक सभी को समझ आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। भैया लाइक शेयर भी करते रहो थोड़ा थोड़ा, है ना, सभी लोग करते रहेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है, मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं, मॉन्टेसरी कहती है 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं। कैसी होती हैं, क्रियाशील होती हैं। अतः इस अवस्था में ही उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से सभी लोग याद रखेंगे ज्ञानेंद्रियों के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं 146, गिजू भाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार हैं। तो गिजू भाई का शिक्षक के संबंध में मत था कि शिक्षक ही बालक का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है ना। जब शिक्षक जो होगा प्रशिक्षित होगा और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा, तब क्या होगा, जो बालक का सामाजिक आर्थिक यानी कि सर्वांगीण विकास हो सकेगा, ऐसा उनका मत था। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या रखा गया था। तो बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम था बुनियादी शिक्षा। कैसी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 148 देख लेते हैं। प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है। तो प्लेटो ने लिखा है, शिक्षा प्रथम एवं श्रेष्ठतम वस्तु है। कैसी है, शिक्षा प्रथम है और एवं श्रेष्ठतम वस्तु है, जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। कैसा, जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 149 दिया गया है, एमिल किसकी रचना है। तो एमिल जो रचना है वो भाई साहब रूसो की रचना है। किसकी है, रूसो की रचना है एमिल। सभी लोग याद रखेंगे। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य है, इसका प्रतिपादक कौन है। अगर आपसे ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, रूसो प्रकृतिवादक विचारक थे। कैसे विचारक थे, प्रकृतिवादिक विचारक थे और उसकी शिक्षा निषेधात्मक थी। कैसी थी, निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। मतलब 12 वर्ष तक, जो 12 वर्ष की आयु होती है तब तक औपचारिक शिक्षा देने के मत में। ये औपचारिक शिक्षा कैसी होती है, जो विद्यालय में दी जाती है, जिसका समय निश्चित होता है, ठीक है, समय निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है ना।
ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? तो विद्यालय में मिलती हैं। तो ऐसी शिक्षा मतलब 12 वर्ष तक बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। बड़ा अजीब मतलब प्रतिपादक रहा है। ठीक है, चलिए भाई। तो आज की क्लास कैसी लगी बताइए सभी लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं। माफ़ी चाहते हैं सभी की, कमेंट नहीं पढ़ पाए हैं, तो कल से आपकी कंटिन्यू कमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं 8 बजे की CDP की क्लास में। सभी लोगों को मिलेंगे, फ़िलहाल तो बाहर हैं। ठीक है, चलिए बाय। 8 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।